औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान मरकज़ी तालीमी बोर्ड, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी हिंद अहमदाबाद और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तलबा और पेरेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, अभी आपके सामने ब्रदर फैज़ी ने काफ़ी डिटेल में सोशल साइंस से रिलेटेड गुफ्तगू की। उसके अंदर क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल किया जाए, क्या सक्सेस स्टोरीज़ इस फील्ड के अंदर रही हैं, उसको हमारे सामने अभी बयान कर रहे थे। तो मैं जो है मेरी गुफ्तगू एक प्रॉब्लम से शुरू करूँगा, यानी एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हुए कि जिसका ज़िक्र जो है ब्रदर ने भी कहा था, इवन इससे पहले भी यहाँ पर ये बात आई थी। जनरली हिंदुस्तान में अभी एक ट्रेंड चल रहा है, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल का। मैं आपको एक पिछला कुछ डेटा आपके सामने देता हूँ। नीट का डेटा है। 2023 में टोटल नीट के एप्लीकेंट्स जो थे वो 18 लाख के करीब थे। 2022 में 2023 में ये जो एप्लीकेंट्स की जो तादाद है वो 18 लाख से 20 लाख होती है और 2024 में 25 लाख टोटल एप्लीकेंट्स थे। 2022 का और 23 का जो मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया है, दोनों साल जो है अराउंड 56% जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने क्वालिफाई किया था। उस वक्त मतलब क्वालिफ़िकेशन के लिए जो मार्क्स होते हैं, अगर आपको 50% मिलता है तो वो आप क्वालिफाई होते हैं, यानी 56% मतलब अराउंड समझो कि मतलब 12 से 15 लाख के बीच करीब जो है स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई होते हैं। लेकिन सीट्स जो मिलती हैं, जो डोनेशन वाली सीट्स को अगर शामिल करेंगे, जो लाखों में करोड़ों में होती है, और गवर्नमेंट सीट्स भी, उन दोनों सीट्स को अगर टोटल करके देखेंगे वो मैक्सिमम जो है 90,000 से 1 लाख के बीच में होती है। हम अज्यूम करें कि 1 लाख लोगों को मेडिकल में एडमिशन होता है या 1 लाख स्टूडेंट्स जो है एडमिशन कर पा रहे हैं। 2024 के डेटा के हिसाब से वो सिर्फ 4% है। मैं ये गवर्नमेंट सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जिनका जो है मेडिकल में MBBS में एडमिशन होता है वो सिर्फ 4% है। बाकी जो 96% होते हैं ना, वो या तो हार मानकर चले जाते हैं या वो रिपीट करते हैं या कुछ जो है मतलब अपना पूरा क्या कहते हैं करियर चेंज कर लेते हैं, या कुछ लोग जो है किसी एक छोटे मोटे कॉलेज में BSc में सेटिस्फाई करते हैं। अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं लगता है कि जहाँ 96% जो एस्पिरेंट्स हैं मेडिकल एजुकेशन के, वो ये सवाल नहीं कर पाते कि समथिंग इज़ रॉन्ग, या तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर जो है इतने सारे तादाद में लोग एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए एजुकेशन जो है वो पर्टिकुलर एजुकेशन MBBS वो बहुत छोटे परसेंटेज में है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स बनने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन जो है हमारे मुल्क में प्रोवाइड नहीं होता है उस लेवल पर। इसलिए जो है हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी जो लोग गवर्नमेंट जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं कर पा रहे, वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस चले जाते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जो है हेफ्टी डोनेशन पे करना पड़ता है, और वो ऐसी जो तादाद है वो हमारे पास, यानी हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ जो पर कैपिटा इनकम जो है लाखों में हो या करोड़ों में हो। हमारे यहाँ तो पर कैपिटा इनकम लाख से मतलब कम में चल रहा है। तो मतलब तो इस एक ऐसे कंडीशन में जो मेडिकल एजुकेशन जिसके लिए एक बड़ी तादाद में लोग एस्पायर करते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते। क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है मेडिकल एजुकेशन एस्पायर क्यों करते हैं। इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मेडिकल एजुकेशन जो है पेरेंट्स को लगता है, और इवन जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं,
एस्पिरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि मैं मेडिकल एक बार MBBS कर लूँगा या MBBS कर लूँगी तो हमारी जो है लाइफ जो है सेटल हो जाएगी। ये हर तरह के पेरेंट का मामला है। इवन हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जिनके फैमिली में सोशल साइंस के टीचर्स भरे हुए हैं, जिनको मालूम है कि सोशल साइंस क्या है क्या नहीं है, उनके वहाँ भी वो अपने बच्चों को MBBS या जो है इंजीनियरिंग कराने को प्रेफर करते हैं। तो ये एक सिनारियो है। तो ये अगर हमको प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है, या तो हमारे अंदर कोई ना कोई इशू है या इस सिस्टम में जो है कोई ना कोई इस पूरे तालीमी निज़ाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो आगे बढ़ते हुए कि चूँकि ये जो आज का जो हम लोग का सेशन है वो जो करियर जो अपॉर्चुनिटीज़ है सोशल साइंस में, इस पर हम लोग बात करने की कोशिश करें। यानी जो मैं प्रॉब्लम जो जिक्र किया है उसके अंदर जो मेजर जो चीज़ मिसिंग है, जिसको मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी जिक्र किया है, वो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की बात है। पेरेंट्स को कभी ये महसूस नहीं होता है कि मेरे बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या मेरे बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, कौन सा कोर्स जो है, कौन सा करियर जो है उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से फिट होता है। ये कभी हम असेस नहीं करते हैं। अगर हम इस्लामी तालीमात को भी हम देखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। यानी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो उनके सामने जो है यानी कई ऑप्शंस रखे थे, उसके अंदर एक ऑप्शन जो है आग का गोला भी था। तो मैं पूरे वाक़ये में नहीं जाऊंगा, वो वाक़या इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। पेरेंट्स कभी हम बच्चों को असेस करने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि बच्चों का क्या टेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। बच्चा क्या जाकर आग के गोले को पकड़ेगा, कोई खिलौने को उठा लेगा, या कोई वो पानी उठाएगा, क्या चीज़ उठाएगा। जैसे हमारे जो यहाँ पर एक साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं ब्रदर फैज़ी, वो बता सकते हैं कि ऐसे जो है डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जिसके ज़रिए से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर क्या इंटरेस्ट है। ये दूसरा प्रॉब्लम है जो मिसिंग है। तो चूँकि जैसे हम यहाँ गुजरात में बात कर रहे हैं, मैंने जो है कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ट्रैवल किया है। मैं ICSSR के प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा गया था। खुद मेरा जो PhD का जो रिसर्च हुआ है वो JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कंपैरेटिव स्टडी है मुस्लिम स्टूडेंट्स का। मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है क्या ट्रैजेक्टरी इख्तियार करते हैं कि वो एंड अप करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या JNU में। वो JNU आते हैं तो JNU क्यों चूज़ करते हैं, AMU चूज़ करते हैं तो AMU क्यों चूज़ करते हैं। और AMU जो चूज़ करते हैं वो JNU में अगर उनका सिलेक्शन होता भी है तो वो JNU क्यों नहीं जाते हैं जबकि AMU जाते हैं। या उसके साथ ही जो है उनका स्कूलिंग किस तरह की होती है, किस तरह के लेवल को उनका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होता है, किस तरह का कॉलेज एजुकेशन, डिग्री कहाँ से करते हैं, किस टाइप के कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस से करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह से जाकर वो मास्टर्स या MPhil PhD करता है। और मेरे स्टडीज़ में ये फाइंडिंग मुझे नज़र आई कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दोनों AMU और JNU में ऐसा है कि एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड रूरल होता है, छोटे मोटे मतलब लोकल कॉलेज से वो +2 भी कर लेते हैं, लेकिन अगर उनका जो ग्रेजुएशन है वो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होता है, ऐसी तलबा की जो है तादाद ज़्यादा है AMU और JNU में। अब जो फैज़ी साहब बता रहे थे ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जाना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको वो ट्रेनिंग, वो एप्टीट्यूड और उसके साथ साथ जो है वो आउटलुक आपको देगा कि आप जो है आसानी से जो मास्टर लेवल के जो एंट्रेंसेस होते हैं, सेंट्रल लेवल के जो एंट्रेंसेस होते हैं, उन एंट्रेंसेस को आप आराम से चुटकी में आप क्रैक कर सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो हायर एजुकेशन जर्नी है ना, उसका पैटर्न क्या है। उसमें कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि कोई जो है स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज से बैचलर्स किया हो और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स के लिए पहुंचा हो या MPhil PhD के लेवल पहुंचा हो। तो ऐसे जो है बहुत ही आपको गिने चुने लोग आपको मिलेंगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में, मैं इस डिस्कशन में एक तो सोशल साइंस किस लिए हम लोगों को करना चाहिए उस पर थोड़ा रोशनी डालूंगा, और क्या की फील्ड्स हैं जिसका जिक्र फैज़ी साहब ने किया है, कुछ
मिसिंग है तो उसमें मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगा। और इन कोर्सेज़ के अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर कुछ की जो सोशल साइंस कोर्सेज़ हैं, ख़ास करके ह्यूमैनिटीज़ का और बाकी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, लॉ है, इसका फैज़ी साहब ने जिक्र किया है। कुछ और कोर्सेज़ हैं, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर आप क्या क्या करियर ऑप्शंस आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा बात करूँगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। और आखिर में CUET का जिक्र किया है। CUET का पूरा जो प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा मुख्तसरन आपके सामने बताऊंगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुजरात को फोकस करते हुए गुजरात में हम लोग CUET और इस तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हम जो है आगे इंशाल्लाह तालीमी बोर्ड, CTAC और यहाँ का जो स्टेट तालीमी बोर्ड है, जमात है, इनके कोलैबोरेशन के साथ में आगे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है सोशल साइंस क्यों, सोशल साइंस हम लोग क्यों करेंगे। आपके जहन में होगा कि आपके यहाँ पर कोई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो अभी 12th के लेवल पर हैं जहाँ पर सोशल साइंस, जहाँ हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट लिए हुए हैं। कुछ यहाँ पर एजुकेशन के होंगे, कुछ यहाँ पर कॉमर्स के भी हैं और कुछ यहाँ पर जो है UPSC के एस्पिरेंट्स भी हैं। तो आपके सामने ये बताते चलो कि सोशल साइंस करने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला जो बेसिक जो चीज़ होती है ना, यानी करियर के अलावा, वो है आपके अंदर सोशल सेंसिटिविटी बढ़ाता है। समाज के तई आप लोग जो है बहुत हसास हो जाते हैं, यानी आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है ना, आप उसको लेकर इंडिफरेंट नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं जब यहाँ आया, यहाँ जिन लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो उन लोगों से मेरा जो बेसिक जो इंक्वायरी वाला जो पॉइंट है, वो मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर जुहापुरा में रुकाया गया है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो जुहापुरा के बारे में होगा। जुहापुरा क्यों है, जुहापुरा ऐसा सेपरेट क्यों है, जुहापुरा में मतलब है कि इतना मुसलमानों का कंसंट्रेशन क्यों है। जो सोशल साइंटिस्ट होगा ना, वो ऐसे सोचना शुरू करेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचेगा। जो सोशल साइंटिस्ट नहीं होगा वो आएगा और ऐसे एरियाज में सबसे पहले वो ये ढूंढेगा कि गोश्त कहाँ मिलता है ना। उसकी तलाश यही होती है ना। आप जाओ क्या, मतलब कि कोई भी शहर, आप हैदराबाद जाओ, दिल्ली, बेंगलुरु जाओ, जो मुस्लिम नौजवान अगर वो उसके पास सोशल सेंसिटिविटी नहीं होगी, सबसे पहली जो चीज़ वो मुस्लिम गेटोज़ के अंदर जो क्या तलाश करेगा कि अच्छा गोश्त, अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है, वो तलाश करेगा। लेकिन सोशल साइंटिस्ट जो होगा, आप सोशल साइंस पढ़ेंगे, आपके अंदर आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्यों इतना पॉपुलेशन एक जगह पर है, क्यों यहाँ लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, क्यों सिर्फ इतने हिंदुस्तान में इतने स्टेट्स हैं लेकिन गुजरात एक स्टेट है जहाँ पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट, स्टेट लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट गुजरात में ही क्यों है। ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, लीगल बैकग्राउंड, ये ह्यूमन राइट वाला जो MA किया हुआ आदमी है, उसके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा। इंजीनियर के दिमाग में या MBBS जो किया हुआ है उसके दिमाग में ये सवाल नहीं पैदा होता है कि सिर्फ इस स्टेट में फलां एक्ट क्यों है। जो लॉ किया है, जो ह्यूमन राइट किया है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, लॉ एंड गवर्नेंस वगैरह जो करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो एजुकेशन एंड गवर्नेंस का बैकग्राउंड है तो वो ये सोचेगा कि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, वो प्रेजेंट अभी उसका नाम समग्र शिक्षा अभियान है। समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो स्टेट लेवल पर कैसे इफेक्टिव है, किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रही है। वहाँ पर भी वो क्वेश्चन करेगा कि पूरे जुहापुरा में मतलब 3 से 6 लाख अलग अलग ओपिनियंस हैं, पॉपुलेशन है, लेकिन पूरे एरिया में सिर्फ एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वो 8वीं तक है। और उसके बारे में भी ये रिपोर्ट किया जाता है कि वहाँ पर ना क्लासरूम ढंग का है, ना टीचर्स प्रॉपर हैं, ना पढ़ाई ढंग से होती है। इसलिए आप क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूल जाते हैं। तो ये जो सोशल सेंसिटिविटी है, सोशल साइंटिस्ट ही आपको दे सकता है। दूसरा जो चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जैसा मैं ये बिल्कुल यानी मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो फैज़ी भाई है ना, आप लोगों से बात करते हैं कि आपका पूरा जो ग्रुप का बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये असेस किया होगा। या यहाँ पर जो स्टेज में बैठे हैं, लोगों से अलग अलग मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा सर उन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया, जैसा वो जिससे भी मिलते हैं, बच्चे से लेकर सबको पूछते जाते हैं कि तुमको आगे बढ़कर क्या बनना है। वो क्यों पूछते हैं?
क्योंकि वो ये असेस करना चाहते हैं कि मतलब बच्चा जो है अगर कोई ड्राइवर बनना चाह रहा है, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ड्राइवर बनना क्यों चाह रहा है, वो कोई और प्रोफेशन क्यों चूज़ नहीं कर रहा है, क्या चीज़ है कि उसको सिर्फ जो है उसके सामने एस्पिरेशन, ख्वाब जो है, एम्बिशन, वो सिर्फ ड्राइवर बनने के हद तक है। तो ये वो असेस करेंगे। सोशियोलॉजी भी आप देखेंगे ये चीज़ें हम असेस करते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर मेरा जो एक कोर सब्जेक्ट था एमफिल में, वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन था। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि अगेन कमिंग बैक टू दी अर्बन एरियाज, जैसा अर्बन एरियाज़ को लेकर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, अर्बन एरियाज़ प्लस एजुकेशन को लेकर। तो अर्बन एरियाज़ में जैसा मिसाल के तौर पर दलित है, मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर हमारे एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक स्टडी की है, उनको हमने हमारे जाकिर हुसैन सेंटर में इनवाइट भी किया था। उन्होंने किताब भी लिखी है, एजुकेशन ऑफ द अर्बन मार्जिन्स। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी है कि उन्होंने नजफगढ़ का एक नाला है दिल्ली में, उसके आस पास में उन्होंने पूरा सर्वे किया एक स्लम में जहाँ मुस्लिम और दलित आबादी रहती है, और वहाँ जो मेजर उनका जो ऑक्यूपेशन है वो रैग पिकिंग है, कचरे का ढेर से कचरा उठाना, उसके अंदर से कुछ चीज़ें हैं जो कबाड़ी में बेच सकते हैं, उससे जो पैसा जनरेट करते हैं, ऐसे फैमिलीज वहाँ रहती है। वहाँ के बच्चों को पूछा कि आपको बड़े बनकर क्या करना है, तो उन्होंने बच्चे जनरली बोला कि हमको बड़े होकर इको चलाना है, इको गाड़ी आती है। अब ये एज ए रिसर्चर इन्होंने सोचा कि मतलब इको ही क्यों, वो जनरली बोलते हैं कि मुझे ड्राइवर बनना है, इको क्यों चलाना है। तो उन्होंने पूरा एथनोग्राफी किया उस एरिया का। एथनोग्राफी मतलब ये है कि जो एरिया है उस एरिया में बस कर चीज़ों को ऑब्जर्व करके पॉइंट्स नोट करते जाना। उन्होंने ये देखा कि दलित और मुस्लिम बच्चे ये देख रहे हैं कि उनके वहाँ एक बॉस है, और वो क्या करता है कि जो छोटे मोटे रैग पिकर्स हैं ना, वो जमा करके उस बॉस के पास लाके जमा करते हैं, और वो बड़े लेवल पर बड़ा बिजनेस करता है, और वो उसका बिजनेस के मतलब लाखों के ऊपर है, और वो इको लेकर आता है। बच्चों का जो ड्रीम है ना, वो इमेजिनेशन है ना, वो आपके आसपास जो बिहेवियर है वो तो सोशल साइंस क्या करता है कि हमको ये करता है कि क्वेश्चन करने की ताकत देता है कि ये बच्चा ऐसा क्यों बनना चाहता है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। एक दूसरी चीज़, तीसरी जो चीज़ है कि सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने की बात। जैसा मिसाल के तौर पर सोशल इश्यूज़ यानी मतलब हमने ये देखा कि सिर्फ हम समाज की तरफ थोड़ा सेंसिटिव हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको सिर्फ स्टडी करके छोड़ दिया। कहीं पर एक्सक्लूजन है, मतलब है कि मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब है। तासुब हमने देखा समाज के अंदर और उसको हमने नोट कर लिया, वहीं ख़त्म नहीं किया। जो सोशल साइंटिस्ट क्या करेगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गुजरात में हम मतलब जगह जगह देखते हैं कि जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में गए हम लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर हमने गुजराती जो स्टूडेंट्स हैं सोशल साइंस में पढ़ते हुए हमने किसी को देखा नहीं। मैं जब ट्रैवल करना शुरू किया, मेरी बीवी भी जो है लॉ एंड गवर्नेंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उसके अंदर PhD कर रही है। उन्होंने जाते हुए बोला कि गुजरातियों से पूछो कि हम JNU में एक गुजराती को भी नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों है। खास करके सोशल साइंस में इवन जामिया AMU आपको बहुत एक आध मिल जाएगा सोशल साइंटिस्ट, तो ये पूछो के लिए मतलब एक क्वेश्चन है। अब एज ए सोशल साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि गुजरात के लोग सोशल साइंस ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन की शुरुआत जो है मैं समझता हूँ कि ये सेशन है, ये अवेयरनेस है आपके दरमियान की जा रही है कि आने वाले दिनों में सिर्फ ये प्रोग्राम के हद तक नहीं रहेगा, हम प्रैक्टिकली आप लोगों को CTAC के हेल्प से गाइड करेंगे, मदद करेंगे कि आपको कैसे कैसे अलग अलग पड़ाव पार करते हुए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सोशल साइंस को परस्यू करना है। ये सोल्यूशन हम दे पाएँ, ये सोशल साइंस आपको हेल्प करता है। चौथी जो चीज़ है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। सोशल साइंस जो है हमेशा जैसे इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियर जो है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में पढ़ता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में पूछो वो नहीं बताएगा। लेकिन ये अलग बात है, जैसा इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस का जो मैसूर का कैंपस है, उसमें मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में था, काफ़ी फ्रेंड्स मेरे इन्फोसिस में जॉब करते थे, और वो उनमें से मेजॉरिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के होते थे या मैकेनिकल के होते थे। मैंने पूछा ऐसे कैसे कर लिया तुमने? मैंने कहा कि नहीं, हमको तो कंप्यूटर साइंस का मतलब कुछ बेसिक्स मालूम रहता है, लेकिन एडवांस क्या होता है कि इन्फोसिस हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लेके जाके मैसूर के कैंपस में प्लेस कर देता है, 30-40 हज़ार की तनख्वाह देता है और हमको ट्रेन करता है कंप्यूटर साइंस में, और हम जो है अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है भूल जाते हैं।
लेकिन सोशल साइंस में ऐसा होता नहीं है। सोशल साइंस का फ़ायदा ये है कि सोशल साइंस में आपका जो पुराना डिसिप्लिन है ना, वो कभी नहीं भूलते हैं। जैसे मैं खुद अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो है जो +2 लेवल पर कॉमर्स चूज़ किया। कॉमर्स के अंदर मैंने 4 सब्जेक्ट लिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। इसमें कॉमर्स डोमिनेंट सब्जेक्ट 2 ही थे, कौन से? बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स लगता था। मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं बीकॉम या बीबीएम करूं, क्योंकि हमारा कोस्टल कर्नाटका है, भटकल, वहाँ आसपास में काफ़ी गल्फ माइग्रेशन होता है। बीकॉम बीबीएम करते हैं या तो सीए बन जाएंगे या एमबीए कर लेंगे, या बीकॉम बीबीएम के बाद में सीधा गल्फ चले जाएंगे। मैंने हमारे बड़ों को देखा है, उनकी लाइफ को कितना आइसोलेशन में होती है, पेरेंट्स से, अपनी बीवी बच्चों से 4-4 साल 3-3 साल दूर रहते हैं। मैंने बोला कि मैं अगर आगे शादी होगी तो मैं ना अपने बीवी से दूर रहूँगा, ना बच्चों से दूर रहूँगा, ना पेरेंट्स से दूर रहना है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और दूसरा ये था कि मुझे यानी अकाउंटेंसी और जो बिज़नेस स्टडीज़ है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इकोनॉमिक्स वहाँ पर एक सब्जेक्ट था, तो उसको मैंने उस वक्त कैच कर लिया। जब बीबीएम किया, बीबीएम में हमको प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ करता था, और दूसरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स हुआ करता था। उसको मैंने वहाँ पर अच्छे से उसको स्टडी किया, बीबीएम कंप्लीट किया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग और वो सबसे ज़्यादा जो यानी ऐसे ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूँ, वो लगता था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बीबीएम का कोर सब्जेक्ट है। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने मैनेजमेंट में फेल भी हो गया। इंटरेस्ट नहीं था। मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए जो एग्ज़ाम के लिए 7 डेज़ की हम लोगों को छुट्टी थी, और 7 डेज़ मैंने जो है डिफरेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट्स अटेंड किए, एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स को मैंने सीरियसली परस्यू किया। जब बीबीएम के बाद में मैंने जो सोचा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या ऐसा कोई इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा जो इकोनॉमिक्स को इंटरसेक्ट करेगा, इकोनॉमिक्स के भी उसके अंदर होगा और उसके अंदर सोसाइटी भी के बारे में भी हो। तो फिर मुझे पता चला कि हमारे वहाँ पर जमात और एसआईओ के साथी थे, उन्होंने मुझे गाइड किया, बोला कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फिनांस एक जमात इस्लामी का इदारा है, अलजामिया इस्लामिया शांतापुरम, वहाँ पर आप पढ़ाई करें। वहाँ पर पढ़ने से मुझे 2 चीज़ें सीखने को मिली। एक तो ये क्या है कि मतलब कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और इस्लामिक इकोनॉमिक्स वो एक इंटरडिसिप्लिनरी इकोनॉमिक्स और इस्लाम का एक कॉम्बिनेशन है, इस्लामिक स्टडीज़ का। और दूसरी जो चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कौन से स्टॉक में, कौन से शेयर में आप खर्च कर सकते हैं, कौन से शेयर में नहीं खर्च करते हैं, वो स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस वहाँ पर सिखाया जाता था। साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर जो मैंने सीखा है वो मूवमेंट है, तहरीक इस्लामी हिंद है, यानी इस्लाम क्या है, इस्लाम का पर्पस क्या है, हम वैसे मुसलमान क्या करना चाहिए, ये चीज़ें जो है वहाँ पर मुझे सीखने को मिली। सोशल साइंस ये आपको सिखाता है ये अलग अलग चीज़ों। फिर आगे मैंने डेवलपमेंट स्टडीज़ जो किया सब्जेक्ट एमए, वो एमए डेवलपमेंट स्टडीज़ है, वो इकोनॉमिक्स का सिस्टर डिसिप्लिन है। यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर डेवलपिंग जो 3 लेयर्स हैं, उनकी सोसाइटी के क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, डेवलपमेंट के थ्योरीज होते हैं, ये सब स्टडी। जब मैंने एजुकेशन ज्वाइन किया जाकिर हुसैन सेंटर, वहाँ पर एमफिल इन जो है 4 स्पेशलाइजेशन में करता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी चीज़, नेचर की ताकत है सोशल साइंस की। यानी उसमें एक तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अगेन मैंने वहाँ पर एजुकेशन को, जो अभी इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम का जिसका जिक्र किया है, ये पूरा एजुकेशन का प्रोसेस, एजुकेशन कैसे होता है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, टीचिंग लर्निंग मेथड क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम में होता है। मैंने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश की इंटरडिसिप्लिनरी, वो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या है कि मतलब जो एजुकेशन में इन्वेस्ट जो करते हैं, मिसाल के तौर पर पेरेंट है, वो इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में, उससे क्या उसको रिटर्न मिलेगा, ये वो चीज़ें वहाँ पर देखता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं हम लोगों को, करियर के अलावा बाकी चीज़ें हैं जो सोशल साइंस में हमको हेल्प करती हैं। सोशल साइंस हमको जो है, हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है वो वसी करेगा, हमारे अंदर जो है क्वेश्चन ही करने की कैपेसिटी आपको देगी। यानी हिंदुस्तान में कई तरह का जुल्म हो रहा है, आप बताएं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाती हैं, नाम गिना सकते हैं आप? सीए हुआ, सीए का पूरा जो मूवमेंट है, सीए एनआरसी, ये कहाँ से शुरू हुआ? एएमयू और जामिया से शुरू हुआ। जो करंट जो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं
उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, यूजीसी रेगुलेशंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस पर कौन क्वेश्चन कर रहे हैं। वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, AMU है, JNU है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, और आपका BHU है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ है। क्यों ये लोग सवाल करते हैं? क्योंकि अंदर सोशल साइंस जो है इनको ये मदद करता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्वेश्चनिंग करने का एबिलिटी उनके अंदर पैदा करता है। IIMs में भी हम देखते हैं कि IIM चूँकि वहाँ पर जो है MBA जैसा प्रोफेशनल कोर्स चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया में IIM के फैकल्टी हैं, इवन अहमदाबाद भी है और बेंगलुरु के, वो लोग बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं करंट जो सोशल जो इश्यूज़ हैं। और यहाँ पर जो रिसर्च भी हो रहा है ना, जैसे IIM अहमदाबाद है, वहाँ पर एक उन्होंने एजुकेशन मैनेजमेंट का एक नया कोर्स शुरू किया है। हमारे एक दोस्त का वहाँ पर एडमिशन हुआ है IIM में, वो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। उनका MSc इन मैथ्स एजुकेशन हुआ है और यहाँ एजुकेशन मैनेजमेंट में PhD में उनका सिलेक्शन हुआ है। हैदराबाद के हैं, अब्दुल शुक्र SIO के मेंबर भी हैं, उनसे भी आप काफ़ी मदद आप ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये जो सोशल साइंस है उनको हेल्प करता है कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर बढ़ा दें। तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं, की सब्जेक्ट, जैसे जिसमें कुछ चीज़ें फैज़ी साहब ने हमारे सामने जिक्र किया है, उनके अंदर सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जियोग्राफी है, क्रिमिनोलॉजी है, एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, और जिसके अंदर आप ग्लोबल जो लॉ है, ग्लोबल ट्रेड है, और उसके साथ में जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं ना, जैसे अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो JNU से ही PhD किए हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो वेस्ट एशिया वगैरह में। लॉ है जिसका डिटेल में आपके सामने जिक्र है, एजुकेशन है जिसका जिक्र हमारे सामने आया है, लैंग्वेजेस है, फाइन आर्ट है, ऐसे वाइड वैराइटीज़ ऑफ कोर्सेस हैं। लेकिन इन सब जो सोशल साइंसेस की जो शुरुआत है ना, वो 18वीं सेंचुरी से शुरू होती है, जब अगस्ट कॉम्टे साइंस ऑफ सोशियल नाम की जो है किताब लिखते हैं। अगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी उनको कहा जाता है, मॉडर्न सोशियोलॉजी के फादर जो है हम ट्रेस करेंगे, उनमें इब्न खल्दून को भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है, जो रेनेसां के बाद में, निशात सानिया के बाद में शुरू हुआ, वो अगस्ट कॉम्टे ने इसको शुरू किया था। और उसकी पूरी बुनियाद यही है कि यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी और उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जैसा फैमिली है, रिलीजियन है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया है, इन तमाम को क्या है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर सोशियोलॉजी आइडेंटिफाई किया। जब उसने इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को एज ए सोशल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया, तो सेपरेट हर एक सब्जेक्ट का जो स्पेशलाइजेशन होगा वो सोशल साइंस कहलाएगा। यानी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बारे में आप डिटेल में जाएंगे, वो एक डिफरेंट सोशल साइंस फील्ड हो गया। मीडिया है, मीडिया स्टडीज़ है, वो एक सेपरेट सोशल साइंस फील्ड हो गया। उसी तरह से साइकोलॉजी, हिस्ट्री, यानी प्रीवियसली जो इवेंट्स हुए हैं इंसान की इसमें ज़िंदगी में, उन इवेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर उन इवेंट को रिकॉर्ड करना, यानी बहुत ही ईमानदारी के साथ में, साइंटिफिक वे में, उसको जो है हिस्ट्री कहा जाता है। मैं डिफरेंट जो रोल्स हैं इन डिग्रीज़ का, जैसे सोशियोलॉजी जो है सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशंस, समाज में कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है, इसका स्टडी करने पर हमको मदद करता है। इसमें जो है जो करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर आप पहचाने जा सकते हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि फलां जो है फेनोमेना है, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। कास्ट हमारे समाज में प्रॉब्लम है, कास्ट का सोल्यूशन क्या है, क्लास है, जेंडर एक इशू है, और फैमिली है, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, ये क्यों होते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाता है, ये सोशियोलॉजिस्ट आपको बताएगा। ये आप सोशियोलॉजिस्ट बनकर एक कंसल्टेंट आप हो सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हो सकते हैं। देश की जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, देश कैसे चलेगा, ये तमाम चीज़ें जो है एक सोशियोलॉजिस्ट वहाँ हेल्प करेगा। रिसर्चर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में मुझे स्टडी करना है, डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा और उसका रिपोर्ट बनाएगा और उससे कुछ रिकमेंडेशन तैयार करेंगे। रिसर्चर कम्युनिटी आउटरीच, जैसा NGO सेक्टर है, NGO सेक्टर में सोशल सेक्टर एक यानी 2013 में यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट हुआ करता था 1956 का, उसका 2013 में उसको अमेंड किया। उसके अंदर जो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें ऐड हुआ। CSR आने के बाद में सोशल सेक्टर में यानी सोशल सर्विस है जो आप फ्री में करते थे, उसके लिए आपको जो है पैसा भी मिल जाता है।
कई NGOs जो काम कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़कर जो है अच्छी खासी आप सैलरी वहाँ से ले सकते हैं और जो है साथ में समाज की खिदमत भी आप कर सकते हैं सोशल सेक्टर में। लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर यानी मतलब जो MLAs MPs हैं उनके आप एडवाइज़र बन सकते हैं। लॉयर्स को आप जो है वहाँ पर कुछ चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लॉयर्स को पता नहीं होती है। जैसा कर्नाटका में हिजाब का जब इशू हुआ था, हिजाब के जो नुआंसेस हैं उसमें जो हमारा जो लीडिंग लॉयर है वो रेगुलरली जो है हमारे तालीमी बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं सैयद तनवीर साहब, उनको रेगुलरली कॉल करके पूछता था कि हिजाब के बारे में पुरानी इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ऐसे जो है लॉ के लिए वहाँ सोशलिज्म में हेल्प हो सकता है। साइकोलॉजी का डिटेल में इन्होंने जिक्र किया है। इकोनॉमिक्स का आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स के जो है सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज़ जिसमें मैंने मास्टर्स किया है, पॉपुलेशन स्टडीज़ है। पॉपुलेशन स्टडीज़ में आपकी जो एक एरिया का पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, उसका स्टडी करते हैं, इसके एक्सपर्ट्स होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, आज काफ़ी पॉपुलर है। यानी मतलब कौन सा पॉपुलेशन कहाँ पर कितना है वो भी पता करना होता है, लेकिन किस पॉपुलेशन का क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो क्या किस तरह का जॉब करते हैं, वो किस सेक्टर में काम करते हैं, इस सब का जो स्टडी करते हैं ना वो पॉपुलेशन स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स करते हैं। सोशल और साथ में जो है रूरल डेवलपमेंट है, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब जो है इकोनॉमिक्स का एक इंटीग्रल जो है पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस में भी हम देखते हैं कि इसके अंदर भी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है। IIT दिल्ली जो है नया कोर्स शुरू किया है, उसका अपना एक एंट्रेंस होता है सेपरेट, CUET में नहीं आता है, वो है MA इन ह्यूमन राइट्स, जिसमें हमारे एक स्टूडेंट हैं जो मेवात जमात के एक इदारा है मेवात, वहाँ से पढ़े हुए थे, उन्होंने अलीगढ़ से बैचलर्स किया, अभी वो एंट्रेंस लिखे हैं उसका MA इन ह्यूमन राइट्स का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ऐसे कई जो है जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस उसका मेजर डोमेन है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल जहाँ पर हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, ज़मीन के साथ में इंसान का क्या रिलेशनशिप है, इसको हम स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी में आप एज ए GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो है आप एनालिस्ट बनते हैं, जो मैप्स वगैरह जो बनाते हैं ना, जो गूगल मैप्स है उसमें। कार्टोग्राफर हैं, कार्टोग्राफर क्या करेगा कि मतलब जो मैप्स बनते हैं उनको ड्रॉ करेगा, उनको डिज़ाइन करेगा। जैसा मिसाल के तौर पर अगर मैं जुहापुरा के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, जुहापुरा का क्या बाउंड्री है वो कैसे ड्रॉ करेगा, वो मुझे कार्टोग्राफर हेल्प करेगा। यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में मुझे स्टडी करना है, वो मुझे पॉपुलेशन स्टडी का एक्सपर्ट है, इकोनॉमिक्स वाला जो है वो मुझे हेल्प करेगा। तो ये अलग अलग रोल्स जो है आप आगे प्ले कर सकते हैं। एजुकेशन स्टडी के बारे में जैसा एक तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम का इन्होंने 4 साल का जिक्र किया, उसके अलावा आप BEd भी आप कर सकते हैं अगर आपका बैचलर्स हुआ है। साथ साथ में मास्टर लेवल पर आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे जो है एक तो पेडागोजी पर आप अपना एक्सपर्टीज आप हासिल कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड क्या हो सकता है। एजुकेशन में रिसर्च होता है अलग अलग लेवल का, एजुकेशन साइकोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है। ये पूरे एक जो इंटरसेक्टिंग जो सब्जेक्ट हैं इनको आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग है, टीचर्स को आप ट्रेन करें, मैनेजमेंट को ट्रेन करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें जो है एजुकेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो अब इन तमाम कोर्सेज़ को, जैसा कि हमारे गुफ्तगू से आप लोगों को क्लियर है कि इन कोर्सेज़ को आपके छोटे मोटे कॉलेजेस से करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब आप नीट JEE करते हैं तो आपका एस्पिरेशन AIIMS या IITs NITs होता है। सोशल साइंस में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, IITs में जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं है, ये आपको क्वेश्चन करना चाहिए। सोशल साइंस जो है आप उसको सस्ते में निपटाना क्यों चाहते हैं? सस्ते में इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो लोकल जो कॉलेजेस हैं वहीं पर आप ख़त्म करना चाहते हैं। आपके मोहल्ले के बाजू में जो कॉलेज है वो आपके लिए ऑक्सफोर्ड बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दूर जाकर स्टडी करने का एक आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने सुना होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मक्का से थे, उन्होंने जो है इमाम मालिक से इल्म हासिल करने के लिए मक्का से मदीना ट्रैवल किया। फिर पेरेंट्स यहाँ पर गौर करें, मदीना से वो वापस घर नहीं आए, वहाँ से फिर उन्होंने कूफा और बगदाद गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट्स थे इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, उनसे जो है फ़िक़्ह और हदीस का इल्म हासिल किया। जब वो वापस पहुँचे वया मदीना मक्का जाने वाले थे, तो मदीना में उनसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जो है 8 खच्चरों पे सोना लाद के बेच दिया था। जी मैं 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। जी जब वो घर पहुँचे, हमारे पेरेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल है, तो उन्होंने जो है 1 खच्चर सोना जो है अपने वालिदा को दिया।
वालिदा ने उनसे क्वेश्चन यही किया था, मैंने तुमको इमाम मालिक से इल्म हासिल करने के लिए भेजा था, पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा था। हमारे में से कितने पेरेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं? हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हमेशा कोसते रहते हैं कि बेकार आदमी है तू, कुछ नहीं होता है तुझसे, बीए किया, बीकॉम किया, एमबीए किया। हमारे वहाँ थे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, उन्होंने एमबीए किया था लेकिन उनको फ़िशिंग का शौक़ था, तो वो फ़िशिंग के लिए जाते थे। वो बोलते थे कि देखो उसको एमबीए करके मच्छी गलाने को जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इमाम शाफी के जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी तरह सोचना चाहिए। तो मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचने के लिए 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन लेवल पर या मास्टर्स लेवल पर, दोनों पॉसिबल है। आपका डिसिप्लिन कोई भी हो, उसके लिए कंडीशन ये है कि सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, साल में एक बार होता है, एनटीए कंडक्ट करता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का हाइब्रिड एग्ज़ाम होगा और इसमें 13 मीडियम्स होंगे, जिसके अंदर गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, उर्दू मीडियम और गुजराती मीडियम में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसका सिलेबस जो है 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो लैंग्वेज, आप एक या 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। एक अपना जो मदर टंग आप चूज़ कीजिए, जैसे मिसाल, या फॉरेन लैंग्वेज उर्दू प्लस आप जो है गुजराती आप इंग्लिश लीजिए, या गुजराती प्लस जो है इंग्लिश आप ले सकते हैं। दूसरा जो है आपका डोमेन नॉलेज होगा। डोमेन सब्जेक्ट जो है आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे जो है 5 आप मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे तो जनरल है तो आपको 1000 रुपये चार्ज है, उसके ऊपर जो है हर सब्जेक्ट पर 400 रुपये आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 सब्जेक्ट आप मतलब 400 × 5 आप कर उसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो रीजनिंग का होगा, जनरल स्टडीज़ होगा, जिसके अंदर करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये सब जो है लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर है ना एडमिशन इसका जो होगा ना, एक बार आपने एडमिशन एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम के बाद में जो वो लोग क्या करेंगे कि रैंक लिस्ट निकालेंगे। रैंक लिस्ट आएगा हर सब्जेक्ट में और रिजल्ट आने के बाद में, और रैंक लिस्ट के हिसाब से जो है हर यूनिवर्सिटी जो है अपना एक रैंक लिस्ट बनाएगा, मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैं जिस स्टूडेंट का अभी जिक्र कर रहा था, जो बीए पॉलिटिकल साइंस अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम लिख रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अब्दुल्ला ऐसा नाम है, वो मध्य प्रदेश का लड़का है। उसका जो है उसने CUET लिखा और PG लेवल का, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स में हुआ है, क्रिमिनोलॉजी में हुआ है, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में उसका काउंसलिंग के लिए बुलाया है उसको पॉलिटिकल साइंस में। और एक और यूनिवर्सिटी है जहाँ पर उसका ये सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जो CUET का। गुजरात में जो है कुछ सेंटर्स हैं, उनका मैं नाम गिनाकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। CUET यहाँ पर आप जाकर सेंटर्स में लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप 4 सेंटर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप समझो कि आप अहमदाबाद के नहीं हो, कहीं और के हो, आपने जो है छुट्टियों के लिए आपको वापस अपने गाँव को जाना है, तो उस सेंटर में आप वो सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस सेंटर में आपका अगर हो जाता है तो आप वहाँ पर लिखेंगे। गुजरात में जो है अहमदाबाद में है, गांधीनगर में है, आनंद में है, हिम्मतनगर में है, जामनगर में है, मेहसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, वलसाड, वापी, भरूच, भावनगर, गोधरा, पटन, गांधीधाम, भुज, ये सेंटर्स हैं जहाँ पर CUET का एग्ज़ाम्स होता है गुजरात के अंदर। तो इसके डिटेल जो है आपको पूरा उसका 96 पेजेस का गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को सामने रखते हुए CTAC वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि डिटेल PPT भी बनाया है। CUET के बारे में एक सेपरेट सेशन हो सकता है, तो उस पर हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। लास्ट में एक ही बात ये कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अभी जो भी फील्ड में हैं, अगर आप सोशल साइंस में शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ, फैजी साहब लाइव एग्जाम्पल हैं। हम जो है कॉमर्स कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम लोग जो है सोशल साइंस में हम लोग शिफ्ट किए क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट था सोशल साइंस का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसा मुझे इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट था, उनको साइकोलॉजी इंटरेस्ट है, हमने जो है इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे JNU में ही, कई IIT में इंजीनियरिंग किए हुए लोग JEE क्लियर करके IIT करके वो JNU से आकर वो मास्टर्स PhD वगैरह करते हैं। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। यानी अभी जो ज़माना है ना NEP 2020 आने के बाद में, आप एक बार समझो कि अगर 12th के लेवल पर साइंस या कॉमर्स आर्ट्स लिया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा नहीं है।
इवन आपका ग्रेजुएशन के बाद में भी अगर आपका जो इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं, उसके लिए पूरी गुंजाइश है। यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कई कोर्सेस आपको देंगे, कई तरह के इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस हैं, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इन चंद बातों के साथ में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई डिस्कशन होगा तो इंशाल्लाह हम उसको लेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। इसी के साथ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को यानी जो एहसान का मामला है, एक्सेलेंस है, वो अपने एजुकेशन के फील्ड में भी एक्सेलेंस पैदा करने का हमको तौफीक दे, हिम्मत दें, सब्र दें और रहनुमाई करें। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।